हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज का ये वीडियो हमारा 10th सेशन है इस इनिशिएटिव का, जो मैंने एज ए स्टूडेंट इमेजिन किया था, नॉट एज ए मेंटर। एक हाइपोथेटिकल सवाल होता है कि अगर आपको पास्ट से कुछ बदलना है तो आप क्या बदलना चाहेंगे। वेल, कुछ बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ सुधार जरूर कर सकते हैं ताकि अपने यंगर जनरेशन की मदद कर सकें। और इसीलिए मैंने इस इनिशिएटिव को लिया था, जिसमें एग्जाम रिलेवेंट जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी को कवर करते हुए उसके ऊपर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे। करंट अफेयर प्रिपेयर करने का दो तरीका होता है, या फिर कहूं दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो पूरे साल कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, और दूसरे जो एग्जाम से पहले 1-2 महीने पहले करंट अफेयर की मैगजीन उठाते हैं और पूरा फैक्ट रट जाते हैं। वेल, गलत कुछ भी नहीं है। हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं और सबका अपना पढ़ने का तरीका है। सो रास्ता दोनों सही है अगर आपको परीक्षा पास करनी है। सिर्फ अगर आप कंटिन्यूअसली पूरे साल पढ़ते हैं तो एक और आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, आपका देखने का नजरिया बदलता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दूरदर्शन हमने बचपन में बहुत देखा है, और बहुत सारे लेजेंडरी शो, टीवी शो दूरदर्शन ने हमें दिखाए हैं। रामायण, महाभारत, काफी कम सोर्स हुआ करते थे उनके पास, लेकिन फिर भी जितना कैप्टिवेटिव और जितना अट्रैक्टिव शो उन्होंने बनाया है, वो अभी के टाइम में बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। 15 सितंबर 1959 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति, उनके द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। आज मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी अगर कोई है तो वो है दूरदर्शन। इसका कवरेज कितना बड़ा है आप सोचिए। हर गांव में, रीजनल एरियाज में इंटरनेशनल न्यूज भी कवर करता है ये। तो इसका जो कवरेज है वो भी बहुत बड़ा है, और इसकी पहुंच भी बहुत बड़ी है। 65 साल इसके पूरे हो रहे हैं। पहले ये ऑल इंडिया रेडियो के अंदर था। उसके बाद 1975 के बाद फिर इसको ऑटोनमस डिपार्टमेंट बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, और तब से ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता आ रहा है। जब हम छोटे थे तो एक सीरियल आता था युग, ये मेरा बहुत फेवरेट शो था। तो बहुत बचपन की यादें हैं दूरदर्शन से जुड़ी हुई। आप भी बताइएगा अगर आपका कोई फेवरेट शो था। चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दूरदर्शन के बारे में हमने बात कर ली, फैक्चुअली भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हवा में ये बातें नहीं कर रहा था मैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट और 65 साल पूरा हो रहा है, तो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, तो सवाल इससे आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इसमें से बताना है कौन कौन से स्वच्छ भारत मिशन के कंपोनेंट्स हैं। इस इनिशिएटिव को 2014 में शुरू किया गया था। 2024 आ गया है, तो 10th एनिवर्सरी इस मिशन का 10 साल पूरा हो चुका है। इसका थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। अब आपको यहां से बताना है कौन कौन से कंपोनेंट्स स्वच्छ भारत मिशन के हैं। आंसर बताने से पहले मैं पॉज लूंगा, आप वीडियो देखकर सॉल्व कीजिएगा सवाल को, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इस सवाल का जवाब है ऑल ऑफ द एबव। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फीकल वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को बनाना था। पंचायत सीरीज अगर आपने देखा है तो प्रधान जी जैसे लोग जो शौक के लिए बाहर जाते हैं, अगर उनको छोड़ा जाए तो हमारा देश बहुत जल्दी ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा। बाहर में शौच के लिए जो लोग जाते हैं, इसका फेज 2 अभी शुरू हुआ है। और ओडीएफ प्लस इसमें एक और कंपोनेंट है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी, जो भी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो गांव में। गोवर्धन एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं गांव में एग्रीकल्चर से, या फिर कैटल फीकल मैटर्स, इन सभी को बेचने के बाद मोनेटाइज करने का इनिशिएटिव था ये गवर्नमेंट का, ताकि फार्मर्स का इनकम इंक्रीज किया जाए। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री प्रोडक्ट्स। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर लगभग 10 करोड़ टॉयलेट्स बना दिए जा चुके हैं।
और 3.5 करोड़ विलेजेस ओडीएफ घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। A digital platform, Bhaskar, aimed at strengthening India's startup ecosystem, is launched by DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑप्शन बी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। आपको बताना है इसमें से किसने इस भास्कर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। भास्कर का फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ये एक सेंट्रलाइजेशन के लिए, जो भी स्ट्रीमलाइन करना है स्टार्टअप इकोसिस्टम को, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अभी हाल में एक केस रजिस्टर किया गया अमेजन और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट, और इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देख रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि ये मार्केट में जो भी काम हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, उसको बैलेंस रखे, किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले। तो अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ सेलर्स को एक एडवांटेज दिया जा रहा है सर्च इंजन में। जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जो लिस्ट आता है, तो जो ऊपर में दिखता है प्रोडक्ट, वो कुछ सेलर्स के द्वारा, चुनिंदा सेलर्स के द्वारा होता है। और यही एडवांटेज छोटे रिटेलर्स को, छोटे सेलर्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। इसलिए एक केस रजिस्टर किया गया है। इस सवाल का जवाब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया गया है भास्कर, ये डीपीआईआईटी के द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच सिटी इज होस्टिंग फोर्थ री इन्वेस्ट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, आरई का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, तो फोर्थ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट, आरई इन्वेस्ट ग्लोबल, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑप्शन ए गांधीनगर, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, या फिर बेंगलोर। ये प्रोग्राम कितना बड़ा है आप अंदाजा लगाइए कि 25,000 डेलीगेट्स और 140 देशों से लोग आ रहे हैं। यहाँ के चीफ गेस्ट वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जगदीप धनखड़। ये एक्सपोजिशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्सपोजिशन या एग्जीबिशन एक ही बात है। तो फोर्थ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कहां पे किया जा रहा है? द आंसर इज गांधीनगर। गांधीनगर में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारा देश का टारगेट है 500 गीगावाट। 500 गीगावाट कब तक? 2030 तक। नॉन फोसाइल फ्यूल सोर्सेस से जो एनर्जी क्रिएट करनी है, वो 2030 तक का टारगेट है 500 का। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो हम जानते हैं, सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पे इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक दीवान भी थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। जब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे हमारे देश में, तब वो 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान थे। और इनका सबसे फेमस, ये एक सिविल इंजीनियर थे और फ्लडिंग और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर एक्सपर्टीज था इनका। इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कृष्ण राजा सागर डैम, मैसूर का केआरएस डैम इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। अभी आप अगर यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो बहुत अतरंगी हिस्ट्री से ही ऐसे सवाल निकालता है वो, कि किसी किताब में नहीं मिलता है। अब एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग में जाने जाते हैं, लेकिन ये फ्लड मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि ये दीवान भी थे, प्रिंसली स्टेट जब हुआ करते थे, तो ये 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में कार्यरत थे। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। मैंने सवाल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 2 मीटिंग्स करवाई जा रही हैं। G20 का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का मीटिंग हो रहा है और ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स का मीटिंग हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है ये ब्राजील में किया जा रहा है, क्वेबा में। इसमें ये बात कही गई कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड बेस्ड सेफ्टी नेट प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम वर्ल्ड का इंडिया में चलाया जा रहा है, और ये गर्व से गवर्नमेंट क्लेम भी करती है। कौन कौन से हैं वो दोनों? एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, एंड सेकेंड इज मिड डे मील, जो बच्चों को खाना दिया जाता है। ये
और किसी कंट्री में इतने लार्ज स्केल में कंडक्ट नहीं किया जाता है और बहुत एफिशिएंटली करवाया जाता है इसको। तो G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्टीरियल मीटिंग कहां पे हो रहा है? ब्राजील के क्विबा में। 9th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स का मीटिंग कहां पे हो रहा है? रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। यहां पे क्या बात कहेगी? आप एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जानते हैं, 17 टोटल हैं एसडीजी, और 2030 तक टारगेट्स रखे गए हैं कुछ। 2030 में ये एसडीजी एक्सपायर होगा, उसके बाद नए इवॉल्व होंगे गोल्स, और उसी का डिस्कशन हो रहा था। उसमें कहा गया कि कल्चर को भी एक अलग गोल माना जाए, क्योंकि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे देश में। जब इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब इंडियन इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती थी? इसका आधार था हमारे मंदिर। मंदिरों में आप जानते हैं कि बहुत सोना रखा होता था। मंदिर और राजा का जो राज्य का बैलेंस था, ये बहुत अलग था, बहुत यूनिक था। अभी के टाइम पे जो मॉन्यूमेंट्स, जो टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, या फिर इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इससे एक अलग इकोनॉमी डेवलप करने की भी गुंजाइश है। तो इसी के लिए ये प्रपोज किया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा, इंडियन डेलीगेट्स के द्वारा, कि कल्चर को एक स्टैंड अलोन गोल भी डिक्लेयर किया जाए अगले वाले गोल में, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेक्स्ट फेज का जब लॉन्च करें, जब पॉलिसी बने। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जोरावर, ये इंडिया का इंडिजिनस टैंक है, लाइट व्हीकल है, और ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई सेक्टर जो होता है, उसके भी योगदान से ये बनाया गया है। हम जानते हैं कि डीआरडीओ सारे इक्विपमेंट्स बनाता है और डेवलप करता है, मिलिट्री के और डिफेंस सेक्टर के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज और बड़े इंडस्ट्रीज सबका योगदान है इसको बनाने में। जोरावर एक टैंक है और इसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में फंक्शन करने के लिए भी बहुत कैपेबल माना जा रहा है। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में डिफेंस रिलेटेड सवाल कम आते हैं, लेकिन मेरा काम है सभी एग्जाम को कवर करना। तो डिफेंस के जो भी एग्जाम हैं, इसमें जोरावर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सवाल बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट दैट एम्स टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किया गया था साइन, कब किया गया था ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किसके लिए किया गया था? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रेगुलेट करने के लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन किया गया था। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं हम, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया डायलॉग थीम था, जिसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है। वेटलैंड्स को कौन से प्रोटोकॉल, कौन से कन्वेंशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? इसका नाम है रामसार कन्वेंशन। कॉम्बैट द ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स, ये सबका अलग अलग कन्वेंशन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑन September 14, 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 75 साल पूरा होने जा रहा है, या कहें हो गया है 14 सितंबर को ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था, तो उसी का डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया गया। पिछले सेशन में मैंने बताया था अमित शाह को चेयरमैन बनाया गया है, लैंग्वेज कमेटी का हेड बनाया गया है। ये कमेटी होती है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल पे इसे बनाया जाता है। काफी डिटेल में हमने इसको कवर किया हुआ है पहले वाले सेशन में, तो अभी यहां पे फिर उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जेब्रा टेक्नोलॉजी, ये नाम आप याद रखेंगे, जेब्रा टेक्नोलॉजी। ये एक यूएस बेस्ड फर्म है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी क्यूआर कोड रिलीज किए जाते हैं उसको ये बनाता है, जेब्रा टेक्नोलॉजी। प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए भी ये वर्क करता है।
इसने एक टूल किट बनाया है। जैसा कि आपको पता है कि आईपीसी को रिप्लेस करने के बाद बीएनएस यानी भारत न्याय संहिता लागू किया गया हमारे देश में। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी केसेस होंगे उसका डिजिटल डाटा क्रिएट करना होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और ये काफी हेक्टिक हो रहा था। इसी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप क्राइम सीन पे हैं, फिर आपको डिजिटल रिकॉर्ड बनाने हैं, तो उसको इजी बनाने के लिए यथार्थ नाम का एक प्लेटफॉर्म, एक टूल किट बनाया है इस जेब्रा फॉर्म ने, जिसमें डिजिटल स्टेटमेंट्स बना दिए जाएंगे, जिसमें लोकेशन होगा जीपीएस की मदद से, और डेट्स होंगे, जो भी डिटेल है, स्टेटमेंट जो भी बनाया जाता है एफआईआर में लिखा जाता है, तो उसको ये रिकॉर्ड करेगा यथार्थ। फिर फॉरेंसिक मैपिंग सॉल्यूशन, 3D फॉरेंसिक टेस्ट जो होता है, किसी भी एरिया का फॉरेंसिक जांच जो किया जाता है, तो 3D मॉडल में उसको डेवलप करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तरंग शक्ति फेज 2। तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। इसे राजस्थान में जोधपुर में किया गया है। इसका फर्स्ट फेज भी हुआ था लास्ट मंथ। इंडियन एयरफोर्स का एक एग्जीबिशन, जैसा मैंने आपको बताया, एग्जीबिशन एक्सपोजिशन एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी एग्जाम में अगर आता है तो। इंडियन एयरफोर्स ने एक इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन आईडेक्स 24 भी ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे इस तरंग शक्ति फेज 2 के दौरान। हमारे लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तरंग शक्ति फेज 2 लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो करवाया जाता है, और ये राजस्थान में जोधपुर में किया गया था। 2 करोड़ नए घर इक्विप्ड विथ एम्यूनिटीज। अच्छा, गृह प्रवेश जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? हाउस वार्मिंग सेरेमनी। हवन जो होता है, तो शायद उससे नाम पड़ा होगा, आई डोंट नो। मेरे लिए भी पहली बार मैंने सुना इस वर्ड को, हाउस वार्मिंग सेरेमनी। 46,000 घर कंप्लीट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी झारखंड में प्राइम मिनिस्टर ने पहला, अपने थर्ड टर्म का पहला फंड रिलीज किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आप देख रहे हैं, 2 तरह के होते हैं इसमें, अर्बन एंड ग्रामीण। अर्बन एक तरह का सब्सिडी स्कीम है, और ग्रामीण इसमें कैश दिए जाते हैं। अराउंड 1.2 लाख फॉर नॉर्मल एरियाज जहां पे प्लेन्स हैं, और हाई टेरेंस में 1.3 लाख दिया जाता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इस कंपोनेंट के अंदर इनकम बेस्ड जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, मिडिल इनकम कैटेगरीज के या फिर लो इनकम कैटेगरीज के लोग हैं, लोगों को लोन दिया जाता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं क्या कैटेगरीज हैं और क्या क्या क्राइटेरिया हैं उसके ऊपर। आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस लेस देन 3 लाख इनकम जिनकी है, उनको 6.5% का दर से सब्सिडी दिया जाता है, और लोन का अमाउंट होता है 6 लाख। फिर लो इनकम ग्रुप जो है उनके लिए भी 6 लाख है। मिडिल इनकम ग्रुप है, इनके लिए 9 लाख का लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट 4% का होता है। और फिर जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख है, उनको 12 लाख का तक का लोन दिया जा सकता है, और इंटरेस्ट रेट 3% होता है इसमें। तो इससे आपको क्या समझने को मिलता है? 2 मेजर डिफरेंस आवासीय योजना ग्रामीण और अर्बन में क्या है? ग्रामीण में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। और अर्बन जो स्कीम है, आवासीय योजना अर्बन, ये एक लोन बेस्ड स्कीम है। ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हेल्थ कवरेज फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स अबव 70। 70 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, आयुष्मान भारत योजना जो चलाई गई थी उसके अंदर 70 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। और इसमें जो लोग भी पहले से भी अगर किसी इंश्योरेंस के तहत वो कवर किए जा रहे हैं, फिर भी उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर यह है कि अगर आप इस इनिशिएटिव को, इस स्कीम को यूज करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना गवर्नमेंट वाला जो स्कीम है उसको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये ओवरऑल 70 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसको अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम फिर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।